गौतम अडानी भारत के ऐसे बिजनेसमैन जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है, जो हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स और संपत्ति को लेकर चर्चा में रहते हैं। लेकिन आजकल गौतम अडानी इन मामलों की वजह से नहीं, बल्कि अपने अडानी पोर्ट की वजह से चर्चा में है, जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्से में चल रहे अडानी के प्रोजेक्ट्स में केरल में बन रही अडानी पोर्ट भी शामिल है, जिसे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत सारे विवादों से घिर चुका है और इस विवाद की बड़ी वजह है इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के आगे इससे इफेक्ट होने वाले आम लोगों की परेशानियों को इग्नोर किया जाना। क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि अपने बेनिफिट्स के चलते अडानी वहां रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या दिक्कत सामने आ गई, ये जानने से पहले हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में समझना होगा। केरला में बनने वाले 7500 करोड़ रुपए के विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का बंदरगाह यानी पोर्ट है, जो कि अडानी पोर्ट के नाम से मशहूर हो गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगस्त 2022 से ही दिक्कतों से जूझ रहा है और लगातार चल रहे आम लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया है। खैर, इतने दिनों से ये प्रोटेस्ट शांति से हो रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गया जब लोगों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर वहां तोड़फोड़ कर दी। दरअसल हुआ ये था कि पहले पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया था जिन्होंने ग्रेनाइड ला रहे ट्रकों का रास्ता ब्लॉक किया था, और इसी के विरोध में बाकी के नाराज प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। बता दें कि हिंसा की घटना के बाद केरल हाईकोर्ट ने विझिंजम पोर्ट यानी अडानी पोर्ट पर हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि एफआईआर में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट अडानी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया है। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बयान देते हुए कहा कि ये कोई स्टेट या कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि राज्य के विकास को रोकने की साजिश है। अब असलियत क्या है, ये तो ग्राउंड पर ही पता लग पाएगा। अब जान लेते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल इस अडानी पोर्ट से न सिर्फ प्रोजेक्ट के आसपास बल्कि तिरुवनंतपुरम से लेकर कोल्लम तक पूरे तट पर मछुआरा समुदाय की लाइवलीहुड यानी आजीविका को काफी नुकसान पहुंचेगा। बता दें कि तट के किनारे रहने वाले मछुआरे लैटिन कैथोलिक चर्च मेंबर्स हैं और यही प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। और उनकी बस इतनी सी मांग है कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन से एनवायरनमेंट को जो नुकसान होने वाला है उसका हिसाब किताब करने के लिए नए सिरे से स्टडी की जाए ताकि सब कुछ साफ हो। लेकिन उनकी मांग कितनी सही है? सरकार की मांगे तो बिल्कुल नहीं, पर जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। असल में यहाँ रहने वाले इन मछुआरों को, जिनकी पुश्तें 500 साल से यहाँ रह रही हैं, उन्हें आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि इस जमीन के कारण भी ये जगह छोड़नी होगी। क्योंकि या तो जमीन पोर्ट के लिए ले ली जाएगी या पोर्ट के कंस्ट्रक्शन की वजह से समुद्र का पानी से निकल जाएगा। लेकिन जब इतनी बड़ी समस्या सामने है तो आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली? इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है? आइए जानते हैं कि विज हिंजम बंदरगाह परियोजना या अडानी पोर्ट प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल इस प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे भारतीय तटों पर बड़े कार्गो जहाज आ सके और उनकी डॉकिंग ना करनी पड़े। क्योंकि अभी भी छोटे भारतीय जहाज जैसे फीडर्स के लिए भी कोलंबो, सिंगापुर या दुबई के बंदरगाह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन को ट्रांसफर किया जाता है। तो देखा जाए तो साफ तौर पर इसे भारत के ट्रेडिंग में फायदे के लिए बनाया जा रहा है। भारत आज हर 20 फुट के कंटेनर के लिए 80 अमेरिकी डॉलर पे करता है, क्योंकि भारत में कहीं भी बड़ा जहाज, जिसे मदरशिप भी कहा जाता है, उसे पार्क नहीं किया जा सकता है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। समय के साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी बर्बादी होती है। इतना ही नहीं, साल 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक हम अकेले इस काम के लिए 1000 करोड़ रुपए की कीमत चुकाते हैं। इसके अलावा माल ढुलाई पर 3000 से 4000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अब 20 फुट के कंटेनर में लगभग 24 टन कार्गो होता है। ऐसे में अगर ये पोर्ट बन जाता है तो इससे भारत के माल ढुलाई में लगने वाले पैसे बचेंगे, वक्त बचेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगने वाले पैसे बचेंगे, इंश्योरेंस और फ्यूल का भी पैसा बचेगा। इसके साथ ही इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये विज हिंजम में बन रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पूर्व पश्चिम शिपिंग रोड से सिर्फ 10 समुद्री मील दूर है, और ये दूरी भारत के किसी भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की कंपैरिजन में काफी कम है। इसका एक और फायदा ये है कि इसमें 19.7 मीटर का नेचुरल ड्राफ्ट है। बताते चलें कि ड्राफ्ट वो गहराई होती है जिसमें जहाज पानी में डूबा रहता है। असल में ये वाटर लाइन और जहाज के तल के बीच की एक्चुअल दूरी होती है। फिलहाल ये ड्राफ्ट समुद्र के कचरे से भरा हुआ है। सरकार को इसे साफ करना होगा। आज लगभग इसका 40% काम हो चुका है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसे साफ करना है।
और ब्रेक वाटर यानी समुद्री दीवार जिससे तेज लहरों को तट पर टकराने से रोका जाता है, उसे बनाने का काम पूरा करना है। क्योंकि ये एक बहुत तेज लहरों वाला एरिया है, इसीलिए इसे थोड़ा कम किए जाने की जरूरत है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और उनमें से एक है समुद्री कटाव। प्रोटेस्टर्स और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि अब तक जो भी काम इस प्रोजेक्ट के लिए हुआ है उससे समुद्री कटाव तेज हो गया है। समुद्र तटीय जीवन पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि विज हिंजम तेजी से खत्म होने वाली कोस्ट लाइन है। जहां समुद्री कटाव होते हैं वहां पोर्ट नहीं बनाए जाते। जहां एक कोस्ट लाइन है वो अनछुई खूबसूरत जगह है, रेत ऊपर से नीचे की ओर चलती है। अब अगर यहाँ आप समुद्र में टी शेप का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इससे कोस्ट लाइन पर रेत की मूवमेंट पर असर पड़ेगा। बता दें कि ब्रेक वाटर बनाने का काम जैसे जैसे बढ़ा है वैसे ही कटान भी बढ़ा है और कई लोगों ने अपने घर खोए हैं। ये लोग गोदाम में रह रहे हैं और इससे ही लोगों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में अडानी ग्रुप को सामने आना पड़ा क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है। आइए जानते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप का इस पर क्या जवाब था। उनका कहना है कि विज हिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट कानून और नियमों के तहत ही है और वो कोस्ट लाइन पर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाले रूल्स के अंडर ही काम कर रहा है। अब प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस और सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये भारत में पहली बार हो रहा है कि किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एनवायरनमेंट और सोशल इन्फ्लुएंस की निगरानी खुद एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रही है। तो इस पर सवाल उठाना गलत होगा क्योंकि साल 2016 से एनजीटी को अडानी ग्रुप के काम में एनवायरनमेंट और सोशल वायलेशन का एक भी मामला नहीं मिला है। अडानी ग्रुप और स्टेट की ओनरशिप वाले VISL यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट दोनों ने कहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, L&T इंफ्रा इंजीनियरिंग, सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ने कोस्ट लाइन के कटाव और लोगों की आजीविका के नुकसान के दावों और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि मछुआरों की जीविका पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब वहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब से पोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है इससे समुद्र के किनारों को बहुत नुकसान हुआ है। मछुआरे अपनी आजीविका बचाने में फेल हो रहे हैं क्योंकि वो मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे। यहाँ 1000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। यही वजह है कि प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार को एक समिति भी बनानी चाहिए जिसमें मछुआरों की तरफ से एक योग्य व्यक्ति शामिल होना चाहिए। अब वहीं BISL का कहना है कि ये प्रोजेक्ट की निगरानी 3 कमिटीज की ओर से की जा रही है। इनमें से 2 कमिटीज में वैज्ञानिक और वेरियस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। उनका कहना है कि हर दिन डेटा जुटाया जाता है और तिरुवनंतपुरम में हर 6 महीने में समितियों में 2 दिनों के लिए इन डेटा को रिव्यू भी करती है। 15 स्टैंडर्ड्स में ऐसे फैक्टर भी हैं जैसे कि ड्रेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या शोरलाइन घट गई है या समुद्री वनस्पतियों और जीवों में कोई बदलाव आया है और क्या मछली पकड़ने में कमी आई है। ये रिपोर्ट कमिटी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी को सौंपती है। आगे वो कहती है कि सच तो ये है कि 1 भी एकड़ जमीन का नुकसान नहीं हुआ है और ना ही मछुआरों से इसे जबरन छीना गया है। पिछले 7 सालों में मछली पकड़ने में भी 15% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, VISL ने ऐसे कई परिवारों को नकद मुआवजे का भुगतान किया था जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी या प्रोजेक्ट के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ा और अपना घर छोड़ने पर मजबूर लोगों पर करीब 100 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए। 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया और अगले 2 महीनों में लोकल पॉपुलेशन के लिए एक स्किल सेंटर खोला गया। लेकिन इतने फायदे गिनवाने पर भी असलियत कहाँ छुपनी है। असल में इस परियोजना से थुम्बा के साथ साथ कई गांव प्रभावित होंगे। वही गांव जिसके लोगों ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के एक अनुरोध पर इसरो को पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए अपनी जमीन दे दी थी। लेकिन इन दोनों पक्षों की बातों में कितनी हकीकत है ये तो वहाँ रहने वाले और रिसर्चर्स ही जानते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ पाया है। टेक्निकली 4 फेजेस वाले इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का करीब 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। पहले फेज के पूरा होने का मतलब होगा कि करीब 10 लाख TU या 20 फीट इक्विपमेंट यूनिट पोर्ट्स पर आ सकती है। इस प्रोजेक्ट को 2019 तक पूरा किया जाना था, लेकिन ओखी चक्रवात और उसके बाद कोविड के कारण इसमें देरी हुई। अब इसे साल 2024 तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है और बचे हुए फेसेस को 2025 दिसंबर या जनवरी 26 तक पूरा करने का प्लान है। प्रोटेस्टर्स की हड़ताल का प्रोजेक्ट पर काफ़ी असर पड़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट कितना सही है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।